हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। एंड आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक एंजाइम एंड स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट डू एंजाइम डू। एग्जैक्टली एंजाइम्स करते क्या है। मैंने आप सभी को बताया है कि एंजाइम ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको कंप्लीट करते हैं। एंड आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि ये एंजाइम्स एग्जैक्टली करते क्या है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में, इनका काम क्या होता है। सो एंजाइम प्रोवाइड सपोर्ट टू मेनी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। सो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ऑलरेडी, एंड इन सारे प्रोसेसेस में क्या क्या स्पेसिफिक काम करते हैं एंजाइम्स, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सो इन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें हम जो फूड इनटेक करते हैं उनको स्मॉलर पार्ट पे ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो कि हमारी बॉडी में चलती है। सो एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम हेल्प्स द बॉडी टू ब्रेक डाउन लार्जर कॉम्प्लेक्स molecules into smaller molecules such as glucose so that the body can use them as a fuel. So जैसे कि हम जो भी खाना खाते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है, तो उसे हमें क्या करना होता है, उसे हमें तोड़ना होता है इन सिंपलर फॉर्म्स। सो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस में, और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एज अ फ्यूल यूज कर सके। ठीक है। इन डीएनए और एप्लीकेशन, जब डीएनए की बात हो रही है तो यहाँ पे हम राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात करें, चाहे वो डीएनए की बात हो चाहे वो आरएनए की बात हो। सो राइबो न्यूक्लिक एसिड या डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो जब राइबो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आपके जो एंजाइम्स हैं वो कौन से एंजाइम्स लगते हैं, आरएनए वाले एंजाइम्स लगते हैं। ईच सेल ऑफ द बॉडी कंटेन्स डीएनए। ये तो हम सभी को पता है कि हर एक सेल हमारी बॉडी का डीएनए कंटेन करती है, और डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। आपकी हर एक सिंगल सेल में बहुत सारी सेल आपकी पूरी की पूरी बॉडी में, और हर एक सेल में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में डीएनए है। ईच टाइम अ सेल डिवाइड्स द सेल नीड्स टू कॉपी इट्स डीएनए। अब जब सेल डिवीजन होगा, एक सेल से दो सेल्स बनने वाली है, तो उसका जो डीएनए है वो क्या होगा, रेप्लिकेट भी होगा, कॉपीज बननी है। सो इसमें क्या हेल्प करते हैं, आपके एंजाइम्स हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस बाय अनवाइंडिंग द डीएनए कॉइल्स। अब डीएनए कैसे होता है, बिल्कुल इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। सो इसको अनवाइंड करना पड़ेगा। सो इसमें भी एंजाइम हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में भी एंजाइम हेल्प करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम। है ना, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि आरएनए से डीएनए से रिलेटेड जो एंजाइम्स होंगे उन्हें हम राइबोजाइम्स कहेंगे, और ये जो डीकॉइलिंग की प्रोसेस है ये भी आरएनए एंड डीएनए वाले राइबोजाइम्स की पार्टिसिपेट करेंगे, और ये जो काम है वो एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद करेंगे। फिर है लिवर एंजाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं लिवर के। अब जो लिवर है ये बहुत ही ऑसम ऑर्गन है हमारी बॉडी का, माई फेवरेट ऑर्गन। मेरा फेवरेट ऑर्गन क्यों है, क्योंकि जो लिवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, एंड इसके पास ये कैपेसिटी भी होती है कि वो रीजेनरेट भी कर सके। अगर आप अपने लिवर को डैमेज भी कर रहे हैं तो लिवर पूरी मेहनत करता है कि आपका किया हुआ जो डैमेज है उसको ये रिवर्स बैक कर सके। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गन होता है हमारा लिवर, और जितने भी टॉक्सिन सब्सटेंसेस है वो यहीं पे आके फिल्टर आउट होते हैं। जितनी भी आप मेडिसिन खाते हैं, जो भी ड्रग या जो भी केमिकल्स हम कंज्यूम करते हैं, सारा का सारा जाता है लिवर के पास फिल्टर होने के लिए। सो इट ब्रेक्स डाउन टॉक्सिन्स इन द बॉडी। टू डू दिस द यूज ऑफ रेंज ऑफ एंजाइम्स इट फैसिलिटेट द प्रोसेस बाय डिस्ट्रॉइंग द टॉक्सिन्स। और जब कभी भी हम मेडिसिन खाते हैं, हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो मेडिसिन हैं, जो ड्रग हैं, वो हमारी बॉडी में कंज्यूम होते हैं या फिर किस तरीके से वो अब्जॉर्ब होते हैं, और लिवर का क्या काम है। एंड लिवर के पास एक पूरी की पूरी टीम है एंजाइम्स की जो कि टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करने का काम करती है, मेडिसिन को ब्रेक डाउन करती है, एंड उनको उनकी सही जगह पे पहुंचाती है ताकि वो वहां पे एक्ट कर सके। तो ये सारे के सारे लिवर एंजाइम्स का काम होता है। इसके अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज है जैसे कि हार्मोन प्रोडक्शन। सो हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी जो एंजाइम्स है वो हेल्प करते हैं कि हार्मोन प्रोड्यूस हो सके, स्टिमुलेट करते हैं इस प्रोसेस को। सेल रेगुलेशन, जो सेल का पूरा सिस्टम है जो चल रहा होता है, सेल रेगुलेशन का जो काम है वो कौन करता है, एंजाइम करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल है या कॉलेज है, सो स्कूल कॉलेज में मैनेजमेंट टीम होती है ना, जो ये देखती है कि सारे के सारे टीचर्स अपने रिस्पेक्टिव क्लास में है या नहीं है, सारे के सारे टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बच्चे डिसिप्लिन में है या नहीं है। तो ये मैनेजमेंट, टीचर्स तो अलग ही हो गए, बट एक मैनेजमेंट टीम होती है जो सही समय पे सही चीजों को मैनेज करती है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में जो एंजाइम है वो जो सेल का रेगुलेशन हो रहा है, जो सेल का सारा काम है वो सही टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, या प्रॉपरली होना चाहिए, इसका ख्याल, इसका मैनेजमेंट कौन करता है, एंजाइम करते हैं।
क्रिएट मूवमेंट टू मेक मसल कॉन्ट्रैक्ट। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ, तो मेरी जो फेशियल मसल्स हैं, अब आप देख पाओगे जब मैं बोल रही हूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है ना। तो ये बहुत सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं, मेरे मसल्स जो है वो काम कर रहे हैं, सो दैट मैं क्या कर सकूँ, मैं साउंड प्रोड्यूस कर सकूँ और बोल सकूँ। मुझे तो ये पता है कि जो बोलना है वो मेरे दिमाग में प्रोसेस हो रहा है, बट वो एग्जीक्यूट मैं अपनी मसल मूवमेंट के थ्रू ही करने वाली हूँ ना। तो ये जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है और जो रिलैक्सेशन है, इसमें भी एंजाइम हेल्प करते हैं, इसमें भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। मैं अगर अपना हाथ भी मूव कर रही हूँ तो बहुत सारा मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसका भी हमने जो मैकेनिज्म है वो आने वाली क्लास में पढ़ना है कि किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और हमारी बॉडी मूव कर पाती है। ठीक है, सो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में भी एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स अराउंड अ सेल, सेल के आसपास ट्रांसपोर्टेशन का भी काम ये एंजाइम्स मैनेज करते हैं। रेस्पिरेशन विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी बॉडी का प्रोसेस है रेस्पिरेशन, सो रेस्पिरेशन में भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड देन सिंगल ट्रांजैक्शन, सो इन सारे के सारे कामों में एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारी जो भी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी भी एंजाइम्स के पास ही होती है। ओके, नाउ अब एंजाइम का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा ब्रीफ बताया था कि ये लॉक और की मैकेनिज्म पे काम करते हैं, जस्ट लाइक अवर एंटीजन एंड एंटीबॉडी। मैंने जब आपको एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ाया था तब भी ये बताया था कि एंटीजन और एंटीबॉडीज एक दूसरे के स्पेसिफिक होते हैं और ये भी जाके क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जो एंटीजन होता है उसमें भी एक स्पेसिफिक जो बाइंडिंग साइट होती है, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपने पर्टिकुलर एंटीबॉडीज को ही जाके बाइंड करती है। तो ऐसा ही होता है एंजाइम्स के साथ भी, इन्हें हम कहते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म। सो एंजाइम्स जो हैं वो लॉक एंड की मैकेनिज्म मॉडल को फॉलो करते हैं, और ये कब दिया गया था, 1894 में। ये जो मॉडल है, जो लॉक एंड की मॉडल है, 1894 में प्रपोज किया गया था, जिसे हम कहते हैं एंजाइम एक्टिव साइट एज अ स्पेसिफिक शेप। सो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसके पास एक स्पेसिफिक शेप होता है, एंड जो सबस्ट्रेट होता है वो परफेक्टली उस पर फिट इन करता है, तभी जाके वो एक क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर लॉक की पर्टिकुलर की होती है और वो ही एक दूसरे को फिट करती है, वैसे ही पर्टिकुलर एंजाइम का पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है। ऐसा एंजाइम एक्टिव साइट में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे को ही फिट इन करेंगे, कोई दूसरा सबस्ट्रेट उस पर्टिकुलर एंजाइम पे फिट नहीं होने वाला है। अब एक जो नया मॉडल है, न्यूअल मॉडल, दैट इंड्यूस्ड fit model that helps to account the reactions between substrate and active site are not exact fit। so एक और थ्योरी आई थी जिसमें भी ये बोला जा रहा था कि जो एंजाइम है और जो सबस्ट्रेट होते हैं उनके कोई एग्जैक्ट फिट नहीं होते हैं, बट दिस मॉडल इज नॉट वेरी एक्सेप्टेबल, या फिर जो लॉकिंग की मॉडल है वो वाइडली एक्सेप्टेबल है। इन दिस मॉडल द एक्टिव साइट चेंजेस शेप एंड इट्स when it's as it interacts with the substrate. Once the substrate is fully locked in the exact position, the catalysis begins। दूसरा मॉडल है उसका कहना क्या था कि शेप अलग अलग होते हैं, बट ये जब ये इंटरैक्ट कर रहे होते हैं तब शेप चेंज हो जाता है और ये फिट कर जाते हैं। ये दूसरा मॉडल है, ठीक है। सो वी हैव टू इंपॉर्टेंट मॉडल्स, बट हम सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं हमारे लॉक इन के मॉडल को। सो ये आपके सबस्ट्रेट हैं, देखो इनका शेप ऐसा है जो परफेक्टली हमारे एंजाइम में फिट इन करेंगे। दिस इज अवर एंजाइम। जब ये फिट इन कर लेंगे तो ये बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड ये एंजाइम को लीव करके आपको प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस जल्दी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है। और ये कैटालिसिस का प्रोसेस होता है। अब परफेक्ट कंडीशन क्या है, सो एंजाइम कैन ओनली वर्क इन सर्टेन कंडीशंस। जो सबसे अच्छा वर्क करते हैं, मोस्ट एंजाइम्स इन द ह्यूमन बॉडी वर्क बेस्ट अराउंड 98.6 डिग्रीज। अगर हम सेंटीग्रेड में बात करें, सो इट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर है। एट लोअर टेम्परेचर्स दे स्टॉप वर्किंग, दे मे स्टिल वर्क बट इट बिकम्स रियली वेरी स्लो। सो सकते हैं बट बहुत ही धीरे काम करेंगे। बट टेम्परेचर अगर हाई है, ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तब ये काम नहीं करेंगे, या फिर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा एल्कलिक है या वो बहुत ज़्यादा, या फिर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है या फिर एल्कलाइन है, तो जो एंजाइम्स होते हैं उनका शेप चेंज हो जाता है, वो डैमेज हो जाते हैं। अब अल्टर हो जाता है उनका शेप, इस वजह से एक्टिव साइट भी चेंज हो जाती है और फिर वो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करती। इसी वजह से जो हमारा एक्टिव साइट है एंजाइम का
वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एंजाइम जो है इनएक्टिव हो गया है। डिफरेंट एंजाइम्स टॉलरेट डिफरेंट लेवल ऑफ एसिडिटी। सो अलग अलग टाइप के जो एंजाइम्स है वो अलग अलग लेवल ऑफ एसिडिटी को बियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइम्स इन द इंटेस्टाइन वर्क बेस्ट अराउंड 8 pH। ठीक है, जो हमारे इंटेस्टाइन में एंजाइम है वो 8 pH के अराउंड काम करते हैं। जो स्टमक के एंजाइम्स है दे वर्क बेस्ट अराउंड 1.5 pH बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर और एसिडिक जूसेस प्रेजेंट इन द स्टमक। सो अलग अलग जगह के एंजाइम अलग अलग पीएच पे काम करते हैं। एसिडिक पीएच पे भी काम कर सकते हैं, एल्कलाइन पीएच पे भी काम कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो वो डीनेचर हो जाएंगे और इनएक्टिव हो जाएंगे। लोअर टेम्परेचर पे, मतलब अगर ठंडा है टेम्परेचर तो बहुत स्लोली काम करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है जिसमें एंजाइम्स काम करते हैं। फैक्टर्स क्या है? को फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम से जाके मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, वो अगर आपके साथ पार्टी में जा रहा है तो आप पार्टी एंजॉय करेंगे और जो बाकी लोग हैं उनको भी बढ़िया से एंटरटेन करेंगे। पर अगर आपका वो फ्रेंड नहीं जा रहा है तो आप पार्टी में या तो जाना ही कैंसिल कर देंगे या फिर एंटरटेन नहीं करेंगे, एंजॉय भी नहीं करेंगे। तो ऐसा ही होता है को फैक्टर। एंजाइम को को फैक्टर की जरूरत होती है जो कि नॉन प्रोटीन नेचर का होता है। प्रोटीन उसका नेचर नहीं होता, बट उस एंजाइम को को फैक्टर की जरूरत है टू वर्क। ठीक है, तो मतलब एंजाइम पार्टी में जाएगा लेकिन को फैक्टर के साथ जाएगा, तभी ही वो अपना काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा काम, या तो जाएगा ही नहीं जाएगा। ठीक है, सम एंजाइम कैन नॉट फंक्शन अनलेस दे अटैच टू अ स्पेसिफिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज नोन एज cofactors। तो हम इन्हें कहते हैं cofactors। There are two types of trusted sources of cofactors, that are ions and coenzymes। So ions and coenzymes work as a cofactor। ions are inorganic molecules। कैसे molecules होते हैं? ये inorganic molecules होते हैं that loosely bond to enzyme to ensure it can function। so ये जो ions होते हैं, जो inorganic molecules होते हैं, ये loosely bond करते हैं enzyme के साथ और ये make sure करते हैं कि वो enzyme काम करे। by contrast coenzymes are organic molecules। जो coenzymes होते हैं वो organic molecules होते हैं that can also loosely bond and allow enzyme to do its job। तो ये भी enzyme से loosely bond करते हैं और enzyme को अपना काम करने देते हैं। when a cofactor bonds tightly with enzyme it is also known as prosthetic group। so ये जो आयंस है, ये जो आपके कोएंजाइम से लूजली इंटरैक्ट करते हैं, पर कभी अगर ये को फैक्टर्स बहुत ही कड़क से आपके एंजाइम को बाइंड कर लेते हैं तब मैंने कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, देन वी हैव एंजाइम क्लासिफिकेशन। सो एंजाइम क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा कोफैक्टर्स, द परफेक्ट कंडीशन इन विच आवर एंजाइम वर्क्स। इसके बाद हमने मैकेनिज्म देखा कि किस तरीके से एंजाइम काम करते हैं और हमने एंजाइम के स्पेसिफिक काम को भी थोड़ा सा टारगेट करा। एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हमने ली कि एंजाइम किस तरीके से क्या क्या काम करते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में एंजाइम अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, काम कंप्लीट कराते हैं और किस तरीके से काम करते हैं ये भी हमने देख लिया। इसके साथ ही साथ हमने परफेक्ट कंडीशन भी देख ली और को फैक्टर्स भी समझ लिए। सो आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल टू यू एवरीवन। अगर ये हेल्पफुल है तो आप लाइक का बटन क्लिक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है यूजीसी नेट की क्रिमिनोलॉजी फोरेंसिक साइंस में, या फिर आप फोरेंसिक साइंस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट, ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और अपना डिजायर्ड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं एंड अपना PhD admission ले सकते हैं। So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next class with another topic. Till then, take care. Bye.